स्वागत है आपका लर्न विद मनोज में। आइए आज भी एक नई कहानी के साथ बेटी का धन। बेतवा नदी दो ऊंचे किनारों के बीच इस तरह मुंह छुपाए हुए थी जैसे बाज दिलों में इरादों की कमजोरी और आराम तलबी के बीच हिम्मत की धीमी लहरें छुपी रहती हैं। एक किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ है जिसकी शानदार खंडहरों ने उसे एक खास पहचान दे दी है। देशभक्ति पर मर मिटने वाले लोग कभी कभी वहां के टूटे फूटे महलों के सामने उदासी भरे सपनों में खोए बैठे नजर आते हैं। और जब गांव का बूढ़ा केवट चौधरी रानी के महल, राजा के दरबार और कांवर की बैठक के मिटे हुए निशान बड़े दर्द और जोश के साथ दिखाता है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। सुनने वालों पर इन ऐतिहासिक खुलासों का गहरा असर होता है। क्या जमाना था, केवटों को मछलियों के बदले अशर्फियां मिलती थी। कहार महलों में झाड़ू लगाकर अशर्फियां बटोर ले जाते थे। बेतवा नदी रोज बढ़कर महाराजा साहब के चरणों को छूने आती थी। यही तो इज्जत थी। महाराजा साहब तो दो मस्त हाथियों को एक एक हाथ से हटा देते थे। ये सारे किस्से बड़े ही ऐतिहासिक अंदाज में सुनाए जाते थे और हर शख्स को उन पर यकीन करने या न करने की पूरी आजादी थी। हाँ, अगर बात करने का जोश या गंभीरता और लहजा किसी किस्से को सच्चा बना सकता है तो बूढ़े चौधरी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते थे। सुक्खू चौधरी एक बड़े खानदान के मालिक थे, मगर जितनी बड़ी बातें करते थे वैसी हैसियत न थी। 3 बेटे थे, 3 बहुएं, कई पोते पोतियां। एक ही बेटी थी गंगा जली, जिसका अब तक गौना नहीं हुआ था। यह चौधरी की आखिरी संतान थी। पत्नी की मौत के बाद उन्होंने उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला था। बेटी, खानदान तो इतना बड़ा था लेकिन खेती केवल एक हल की थी। फुर्सत और तंगी के बीच बस एक कदम का ही फासला था, मगर उसकी खोजी और इतिहासकार जैसी योग्यता ने उसे वो प्रतिष्ठा दे दी थी जिस पर गांव का प्रतिष्ठित साहूकार चक्कट शाह भी चलता था। जब सुक्खू गांव की सभा में जिले के नए आए अधिकारियों के सामने ऐतिहासिक धरोहरों का जिक्र करने लगता तो चक्कट तरफ उठते। शायद यही कारण था कि उन्हें भी हमेशा ऐसा अवसर ढूंढना रहता था जब वे सुक्खू को नीचा दिखा सकें। इस गांव के जमींदार ठाकुर जतिन सिंह थे, जिनकी बेगार बिना मेहनताना लिए जबरन करवाई जाने वाली मजदूरी से गांव के मजदूर और किसान परेशान रहते थे। इस साल जब जिले के मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वे इन प्राचीन अवशेषों की सैर के लिए गांव आए तो सुक्खू चौधरी ने दबे स्वर में अपने गांव वालों की तकलीफें बयान कर दी। अफसरों से बातचीत करने में उसे बिल्कुल भी हिचक नहीं होती थी। यद्यपि वह जानता था कि ठाकुर जतिन सिन्हा से बैर लेना ठीक नहीं, फिर भी जब गांव वाले कहते, चौधरी तुम्हारी ऐसे ऐसे हाकिमों से जान पहचान है और हम लोग दिन रात रोते कटते हैं, तो फिर तुम्हारी ये दोस्ती किस दिन काम आएगी? तो सुक्खू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। मजिस्ट्रेट ने जतिन सिन्हा से इस बारे में लिखित जवाब मांग लिया। उधर चक्कट शाह ने सुक्खू चौधरी की इन सच्ची और साहसी बातों की शिकायत ठाकुर को कर दी। ठाकुर आका बबूला हो गया। उसने अपने कारिंदे से बकाया की सूची मांगी। संयोग से इस बार सुक्खू चौधरी का लगान बकाया था। पैदावार कुछ कम हुई थी और ऊपर से गंगा जली का विवाह करना पड़ा। छोटी बहू नथ नाक की सोने की बाली के लिए पीछे पड़ी थी, वो भी बनवानी पड़ी। इन खर्चों ने उसकी जेब पूरी तरह खाली कर दी थी। लगान को लेकर उसे कुछ अधिक चिंता नहीं थी। जिसे अपनी मीठी बातों से अफसरों को प्रसन्न करने का हुनर आता हो, क्या उसकी मीठी जुबान ठाकुर पर असर न डाल सकेगी? बूढ़े चौधरी तो इस भरोसे में बैठे थे, लेकिन तभी उन पर बकाया लगान का मुकदमा हो गया। सम्मन आ पहुंचा। अगले ही दिन की पेशी की तारीख पड़ गई। जुबान को अपना जादू दिखाने का मौका ही नहीं मिला। जिन लोगों की उकसावे में आकर सुक्खू ने ठाकुर से टक्कर ली थी, अब उनमें से कोई भी किसी की सूरत नहीं दिखाई देती थी। ठाकुर के कारिंदे और सिपाही गांव में घूम घूम कर डर पैदा कर रहे थे। उनका खौफ सब पर हावी था। कचहरी यहां से 30 मील दूर थी। कमवार के दिन थे। रास्ते में जगह जगह नाले और नदियां आड़े आती थी। रास्ता कच्चा था। बैलगाड़ी का चलना मुश्किल था। पैरों में इतनी ताकत भी नहीं थी। आखिरकार जब कोई पेशी में नहीं पहुंचा तो एक तरफा फैसला हो गया। कमजोर दिल वालों की पैरवी करना दलदल में पांव रखने जैसा होता है। जब कुर्की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए। अपनी कमजोरी का एहसास ही मनोबल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वही सुक्खू, जिसकी मीठी बातें और समझदारी कभी उसकी ताकत थी, अब बिल्कुल चुपचाप अपनी खाट पर बैठा नदी की ओर ताकता रहता और दिल ही दिल में सोचता,
क्या मेरे जीते जी ये घर उजड़ जाएगा? ये मेरे सुंदर बैल, क्या इनकी गर्दन पर किसी और का जुआ चढ़ेगा? ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती और वह बैलों से लिपटकर रोने लगता। लेकिन बैलों की आंखों से भी आंसू क्यों बह रहे थे? वे नाद में मुंह क्यों नहीं डाल रहे थे? क्या वे भी अपने मालिक के दर्द को महसूस कर रहे थे? फिर वह मायूस निगाहों से अपनी चौपड़ी को देखता। क्या हमें इस घर से निकलना पड़ेगा? ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है। क्या मेरे जीते जी ये मिट्टी में मिल जाएगी? कुछ स्वभाव ऐसे होते हैं जो मुश्किलों में और मजबूत होते हैं, और कुछ एक हल्का झोंका भी नहीं सह पाते। चौधरी की स्वाभाविक बुद्धिमत्ता अब एक भावुक प्रवृत्ति में बदलने लगी थी, जो कविता जैसी लगती थी। खाट पर पड़े पड़े वह घंटों देवताओं को याद करता और महावीर तथा महादेव की स्तुति करता रहता। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी तीनों बहुओं के पास जेवर थे, मगर औरत का जेवर ऐसा होता है जैसे गन्ने का रस जो केवल पेरने से ही निकलता है। चौधरी जाति से चाहे छोटा रहा हो, मगर स्वभाव से बहुत शरीफ था। पूर्वजों के नाम और उनकी इज्जत का जिक्र करते करते उसमें भी एक तरह की आत्मसम्मान की भावना आ गई थी। वह अपनी तरफ से कभी बहुओं से इस तरह की मांग नहीं कर सकता था। शायद यह बात उसके दिमाग में आई ही नहीं थी। हाँ, अगर तीनों बेटे समझदारी से काम लेते तो बूढ़े चौधरी को देवताओं से मदद मांगने की जरूरत ही न पड़ती। लेकिन बड़े साहबजादे को घाट से फुर्सत नहीं थी, और बाकी दोनों बेटे इस मुश्किल को मर्दाना और साहसी तरीके से करने की फिक्र में वे मदहोश थे। काश जतिन सिंह इस वक्त उन्हें कहीं अकेले मिल जाते। मजले झिंगुर ने कहा, इस गांव में क्या रखा है? जहां कमाएंगे वही खाएंगे, लेकिन जतिन सिंह की मूंछें एक एक करके चुन लूंगा। छोटे फक्कड़ एन ने कहा, मूंछें तुम चुन लेना, नाक मैं उड़ा दूंगा, नकटा बना घूमेगा। इस पर दोनों हंस पड़े और मछली पकड़ने के लिए नदी की तरफ चल पड़े। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। वे रोजाना मंदिर में पूजा करते और अपने जजमानों को दर्शन देने के लिए नदी पार जाते थे, लेकिन खेवे के पैसे नहीं देते थे। तीसरे दिन वे जमींदार के गोविंदों से बचते हुए सुक्खू के पास आए और राजदाराना अंदाज में बोले, चौधरी, कल ही तक मियाद है और तुम अभी तक सोए हुए हो। क्यों नहीं घर की चीजें डोर डांगर कहीं और भेज देते, या समधियाने भेज दो। जो कुछ बच रहे वही सही, घर की मिट्टी खोदकर कोई थोड़े ही ले जाएगा। चौधरी उठ बैठा और आसमान की तरफ देखकर तुश्तुस की शान से बोला, जो कुछ उसका हुक्म है वही होगा, मुझसे ये जाल नहीं किया जाएगा। कई दिनों की निरंतर श्रद्धापूर्वक व्रत और दुआ ख्वानी ने, जिनमें कोई दिखावा नहीं था, उसे इस अमली और सामान्य समाधान पर काम नहीं करने दिया। पंडित जी जो इस विधा के उस्ताद थे, नादान हो गए, लेकिन चौधरी के घर के दूसरे सदस्य खुदा की मर्जी पर इस हद तक शाकिर नहीं थे। घर के बर्तन भांडे चुपके चुपके खिसकाए जाते थे। अनाज का एक दाना भी घर में नहीं रहता था। रात को कश्ती लदी जाती और खाली वापस आती। 3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में दाने का क्या जिक्र हुआ, पानी की एक बूंद भी न पड़ी थी। औरतें भात से चने भून भून कर खाती, लड़के नदी से मछलियां लाते और भून भून कर खाते। अगर इस भूखमरी में कोई बूढ़े का साथी था तो वह उसकी बेटी गंगाजली थी। वह गरीब अपनी चारपाई पर बेआबो दाना पड़े कराहते देखती और बिलख बिलख कर रोती। कुदरत ने दीगर जज्बात की तरह औरतों को मोहब्बत भी ज्यादा दी है। लड़कों को वालिदैन से वह मोहब्बत नहीं होती जो लड़कियों को होती है, और गंगाजली के आंसुओं में उल्फत का खालिस जज्बा था, मादी मतलब परस्ती से पाक। गंगाजली इस फिक्र में डूबी रहती कि कैसे दादा की मदद करूं। सोचती, अगर हम सब भाई बहन मिलकर जतिन सिंह के पास जाएं और उनके पैरों पर सर रख दें तो क्या वो न मानेंगे? मगर दादा से यह कब देखा जाएगा? अरे, वो एक दिन बड़े साहब के पास चले जाते तो सब कुछ बन जाता, मगर उनकी तो जैसे अक्ल ही मारी गई थी। इसी उधेड़बुन में उसे अंधेरे में रोशनी की एक झलक नजर आई। पुजारी जी सुक्खू चौधरी के पास से चले गए थे और चौधरी बड़ी बुलंद आवाज में अपने सोते हुए महावीर, भगवान और हनुमान को पुकार रहे थे कि गंगाजली उनके पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी ने देखा और बोले, क्या है बेटी, रात को क्यों बाहर आई हो? गंगाजली ने कहा, बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? सुक्खू ने जोर से हाक लगाई, कहां गए तुम कृष्ण मुरारी, मेरो दुख हरो। गंगाजली बैठ गई और आहिस्ता से बोली, भजन गाते तो 3 दिन हो गए, घर बार बचाने की भी कोई उपाय सोची कि ये सब मिट्टी में मिला दोगे? क्या हम लोगों को पेट तले रखोगे? चौधरी ने पुरगम अंदाज से कहा,
बेटी, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझती। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। बैग चलो गिरधर गोपाला, काहे विलंब करो। गंगाजली बोली, मैंने एक उपाय सोचा है, कहो तो बताऊं। चौधरी उठकर बैठ गया। गाले पे बेजान में जान सी पड़ गई। पूछा, कौन सी उपाय है बेटी? गंगाजली ने कहा, मेरे घंटे चक्कर साहू के यहाँ गिरवी रख दो। मैंने जोड़ लिया है, देने भर के रुपये हो जाएंगे। चौधरी ने आ भर कर कहा, बेटी, तुम्हें मुझसे ये कहते जरा भी शर्म नहीं आई? वेद शास्त्र में लिखा है कि मैं तुम्हारे गांव के कुएं का पानी भी नहीं पी सकता। तुम्हारी दहलीज पर पैर रखना भी मना है। क्या तुम चाहती हो कि मैं नरक में जाऊं? गंगाजली इस जवाब के लिए पहले से तैयार थी। बोली, मैं तुम्हें अपने गहने थोड़े ही दे रही हूं, इस वक्त लेकर काम चला लो, चैत में छुड़ा देना। चौधरी ने जोर से कहा, यह मुझसे नहीं होगा। गंगाजली ने भी पूरे जोश से जवाब दिया, तुमसे न होगा तो मैं खुद जाऊंगी। मुझसे घर की ये दशा नहीं देखी जाती। चौधरी झंझलाकर बोले, बिरादरी में किस मुंह से दिखाऊंगा? गंगाजली चिढ़कर बोली, बिरादरी में कौन डिंडोरा पीटेगा? चौधरी ने अंत में फैसला किया, जगहांसाई के लिए मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। गंगाजली ने धमकी दी, मेरी बात न मानी तो मेरी हत्या का पाप तुम्हारे सिर होगा। मैं आज ही इस बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। तुमसे चाहे घर में आग लगती देखी जाए, मुझसे नहीं देखी जाएगी। चौधरी ने फिर एक ठंडी सांस भरी और बेबस स्वर में कहा, बेटी, मेरा धर्म मत नाश करो। अगर ऐसा ही है तो किसी अपनी भावत से गहने मांग लाओ। गंगाजली ने तंज से कहा, भावजों से कौन अपना मुंह नुचवाए? उनको फिक्र होती तो क्या मुंह में दही जमा था, कहती ना। चौधरी लाजवाब हो गए। गंगाजली की बातों के मुकाबले में उसकी आवाज की गर्मी ने ज्यादा असर किया, और ये तदबीर उस वक्त चौधरी की मानसिक हालत के अनुकूल थी, जिसके भीतर से अमल की ताकत जा चुकी थी। वह अपनी बात नहीं मनवा सकता था, बस दूसरे की बात मान सकता था। आगे नहीं चल सकता था, सिर्फ पीछे पीछे चल सकता था। गंगाजली घर में गई, गहनों की पिटारी ले आई और उन्हें निकालकर गंगाजली ने गहनों की पोटली अंगोछे में बांध दी। चौधरी बोले, हाय राम, इस मिट्टी की क्या दुर्गति करोगी? ये कहकर वे उठ खड़े हुए, मगर पोटली हाथ में लेते ही बहुत जब्त के बावजूद उनकी आंखों से आंसू उमड़ पड़े और दबाई हुई सिसकियां एकाएक जोर से फूट निकली। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे सुखू चौधरी गहनों की पोटली बगल में दबाए हुए इस तरह सबकी नजरों से बचते बचाते चल रहे थे जैसे यह कोई पाप की गठरी हो। जब वे शक्कर साहे के मकान के पास पहुंचे तो थोड़ी देर ठिठक गए। आंखें अच्छी तरह पोंछी और चेहरे पर बनावटी हंसी और आत्मविश्वास की झलक लाई। इंसान को अपने शत्रु और आलोचक के सामने अपनी बेबसी प्रकट करने से वे बड़ी कोई जब ऐसी मजबूरी आ ही जाए तो जज्बातों पर मोड़ा पर्दा डालना चाहिए। चक्कर साहगे की कमानियों वाली मोटी एनक लगाए हुए कुछ बही खाते सामने फैलाए बैठे थे और नारियल पीते हुए उस धुंधली रोशनी में वे अक्षर पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, जिनमें स्याही का बेहद किफायती इस्तेमाल हुआ था। बार बार ऐनक को पोंछते और आंखें मलते थे, मगर चिराग की बत्ती को ठीक करना उन्हें जरूरी न लगा। इसी बीच सुखू चौधरी ने धीरे से कहा। चक्कर सा ने ऐनक के पीछे से देखा और आवाज पहचान कर बोले, जयराम जी चौधरी, कहो उस मामले का क्या बना? ये लेन देन भी बड़ा बुरा काम है, दिन भर सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को घुटनों के नीचे छिपाकर लापरवाही के अंदाज में कहा, अभी कुछ नहीं बना, कल इजराइल डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने जाने किस पुरानी रंजिश का बदला निकाला है। अगर हमें 2-3 दिन की मोहलत मिल जाती तो डिग्री रुक सकती थी। जज साहब और बड़े साहब दोनों मुझे जानते हैं। इसी साल नदी किनारे उनकी सेवा में कई घंटे बैठा रहा, मगर एक तो बरसात का मौसम, ऊपर से एक दिन की भी मोहलत नहीं मिली। क्या करता? अब तो रुपयों की फिक्र है। चक्कर शाह ने हैरानी से कहा, तुम्हें रुपयों की फिक्र? घर में भला। चक्कर शाह ने यह बात तंज के तौर पर नहीं कही थी। उन्हें और सारे गांव को इस बात का पूरा यकीन था। हमारे पड़ोसियों को दुनिया की किसी और बात पर इतनी जल्दी यकीन नहीं होता जितना हमारी खुशहाली पर। चौधरी का नकाब उतरने लगा। बोले, शाह जी, अगर रुपए होते तो किस बात की फिक्र थी? आपसे क्या पर्दा है? 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, सारे घर में रोना पीटना मचा हुआ है। अब तो आपका आसरा है। ठाकुर ने तो उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चक्कर शाह जतिन सिन्हा को खुश जरूर रखना चाहते थे, मगर चौधरी की रसूख को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अगर मूल धन और सूद मिल जाए तो वे चौधरी पर एहसान जताने से पीछे नहीं हटते।
क्या पता इसी आदमी की चतुराई से उन्हें इनकम टैक्स से छुटकारा मिल जाए, जो कि तमाम आमदनी छुपाने की कोशिशों के बावजूद उनकी तोंद की तरह रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। बोले, क्या चौधरी, खर्च से हम भी इन दिनों परेशान हैं। लहना वसूल नहीं हुआ, टैक्स का रुपया देना पड़ा। तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है? चौधरी ने कहा, 150 रुपये की डिग्री है, बाकी खर्च वर्च मिलाकर 200 के करीब समझो। चक्कर अब असली चाल चलने लगे। बोले, तुम्हारे लड़कों ने कुछ मदद नहीं की? वे सब तो कुछ न कुछ कमाते ही हैं। साहू का ये निशाना बिल्कुल सही पड़ा। लड़कों की लापरवाही पर चौधरी का गुस्सा, जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था, बाहर आ गया। बोले, भाई, अगर लड़के किसी काबिल होते तो ये दिन ही क्यों आता? उन्हें तो अपने चैन सुख से मतलब है। गृहस्थी का बोझ मेरे सिर है, मैं जैसे चाहूं वैसे संभालूं, उनसे कुछ लेना देना नहीं। मरते दम तक गला नहीं छूटता, मरूंगा तो खाल में भूसा भरवा कर रख छोड़ेंगे। ये गृहस्थी नहीं, जंजाल है। चक्कर ने दूसरा तीर छोड़ा और वो भी गहरा चुभा। क्या बहुओं से भी कुछ नहीं बना? चौधरी ने जवाब दिया, बहू बेटे सब अपनी अपनी फिक्र में मस्त हैं। मैं 3 दिन से दरवाजे पर बेदाना पानी पड़ा हूं, किसी ने हाल तक न पूछा। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहुओं के पास रुपए न हो मगर गहने तो हैं, और वो भी मेरे ही बनवाए हुए। इस वक्त अगर 2-2 थान उतार देती तो क्या मैं छुड़ा न लेता? दिन सदा एक जैसे नहीं रहते। चक्कर समझ गए कि ये सिर्फ जबान का सौदा है और जबान के सौदे वे कभी नहीं करते थे। बोले, तुम्हारे घर वाले भी कमाल के हैं, क्या इतना भी नहीं समझते कि बूढ़ा रुपए कहां से लाएगा? जमाना बदल गया है, या तो कुछ जमीन जायदाद गिरवी रखो या फिर गहने दो। इसके बगैर रुपया कहां से आएगा? और जायदाद में तो सैकड़ों झंट हैं, सुविधा तो इसी में है कि गहने गिरवी रख दो। जब घर वालों की यही मंशा है तो तुम क्यों परेशान होते हो? बदनामी ही तो होगी, लोग हंसेंगे, मगर इस लाज को कहां तक निभाओगे? चौधरी ने बेबस लहजे में कहा, चक्कर, यही लाज तो है जो मारे डालती है। तुमसे क्या छिपा है? हमारे दादा बाबा महाराज की सवारी के साथ चलते थे, और अब ये दिन आ गया है कि घर की दीवारें तक बिक रही हैं। कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। ये देखो, गहनों की पोटली है। अगर लाज न होती तो मैं इसे लेकर यहाँ कभी ना आता, मगर ये अधर्म इसी लाज को बचाने के लिए सिर पर लिया है। चक्कर ने हैरानी से पूछा, ये गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी मुश्किल से कहा, मेरी बेटी गंगा जली के। चक्कर ने करुणा से कहा, अरे राम राम। चौधरी बोले, डूब मरने को जी चाहता है। चक्कर बोले, शास्त्रों में तो बेटी के गांव की ओर रुख करना तक मना है। चौधरी ने बेबसी से कहा, न जाने नारायण कब मौत देंगे। 3 लड़कियां ब्याही, कभी उनके दरवाजे की सूरत नहीं देखी। परमात्मा ने अब तक तो ये टेक निभाई है, मगर अब न जाने इस मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है। चक्कर शाह लेखा जोखा और बख्शिश दोनों में 100 के जर्रे की भी पाबंदी बरतने वाले इंसान थे। सूद की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ते थे। अगर महीने का एक दिन भी लग जाए तो पूरे महीने का सूद वसूल करते थे। मगर नवरात्र के दिनों में रोज दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को रोजाना सादा भोजन कराते। धार्मिक आस्था और धार्मिक दरियादिली हमारे साहूकारों का श्रृंगार है। चक्कर शाह के दरवाजे पर साल में एक बार भागवत अवश्य होती। कोई गरीब ब्राह्मण लड़की के विवाह के लिए उनके सामने हाथ फैलाता तो उसे मायूसी न होती। ब्राह्मण कितना ही मोटा ताजा क्यों न हो, उनके दरवाजे पर उसे अपमानजनक फटकार नहीं सुननी पड़ती थी। उनके धर्म में बेटी के गांव के कुएं का पानी पीने के मुकाबले में प्यास से मर जाना बेहतर था, और वह स्वयं इस उसूल के सख्त पाबंद थे और इस पाबंदी को पूरी श्रद्धा से निभाते भी थे। उन्हें इस वक्त चौधरी पर दया आ गई। यह शख्स जिसने कभी ओछे ख्यालों को मन में नहीं आने दिया, आज हालात की मार खाकर अधर्म के रास्ते पर आ गया है। इसके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये ख्याल आते ही चक्कर शाह गद्दी से उठ बैठे और तसल्ली बख्श लहजे में बोले, वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है अब भी निभाएगा। लड़की के गहने लड़की को ही दे दो। लड़की जैसी तुम्हारी है वैसी मेरी भी है। मैं डिग्री के पूरे रुपए तुम्हें दे दूंगा। जब हाथ में रुपया आ जाए तो लौटा देना। लोग मुझे जितना बुरा कहते हैं, मैं उतना बुरा नहीं हूं। हाँ, अपना पैसा पानी में नहीं बहाता। चौधरी पर इस फयाज हमदर्दी का बेहद गहरा असर हुआ। वह जोर जोर से रोने लगे। उन्हें अपनी भक्ति भावना में इस समय कृष्ण भगवान की मोहिनी मूर्ति सामने दिखाई देने लगी। वही चक्कर
जो पूरे गांव में बदनाम था, जिसकी उन्होंने बार बार हाकिमों से शिकायत की थी, आज उन्हें वही चक्कड़ एक देवता नजर आया। चौधरी बोले, चक्कड़, तुमने इस वक्त मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म सब कुछ रख लिया। तुमने मेरी डूबती हुई नाव पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हें इसका फल देंगे और मैं तो जब तक जीऊंगा तुम्हारे गुण गाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। रोज इसी तरह की वीडियो के लिए आपके अपने चैनल लर्न विद मनोज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।